ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आप इसको ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं, नहीं तो क्या लिखा जा सकता है, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखिए पहली ड्रॉबैक क्या थी, पहली ड्रॉबैक बेसिकली एक क्वेश्चन था। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है, जैसे मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या था, मैक्सवेल ने इनके मॉडल को स्टडी किया और उन्होंने ये बात बताई कि एक एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या एमिट करता है, ये एमिट कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो बेसिकली पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया था, जो 4 इक्वेशंस बताई थी, वो मैक्सवेल ने बताई थी। उसी के बाद से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो मैक्सवेल ने इनको अच्छे से स्टडी किया था कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और कैसे इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करता है। मतलब कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐसा वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन करने पर ये अपने अंदर से क्या एमिट करेगा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में हुई, उसकी वेवलेंथ तो हमें दिख जाएगी। अगर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट हो रही है, अगर इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, देन दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ विजिबल लाइट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम देख सकते हैं और इसको क्या बोलेंगे, विजिबल लाइट बोलेंगे। अगर वेवलेंथ इससे कम है तो वो अल्ट्रावायलेट होगा। अगर वेवलेंथ 800 नैनोमीटर से ज्यादा है तो वो क्या होगा, वो होगा इंफ्रारेड। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ा था 11th क्लास में। अगर 400 नैनोमीटर से कम फ्रीक्वेंसी है तो अल्ट्रावायलेट, अगर 800 नैनोमीटर से ज्यादा, सॉरी नॉट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, अगर 800 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ है तो वो इंफ्रारेड होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करेगा और वो डिपेंड करेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। वो फ्रीक्वेंसी के बेस पर हम लोग हमने क्या कर रखा है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैटेगराइज कर रखा है। ओके, अब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करता है। और मैक्सवेल ने ये बोला कि एटम हमें क्यों दिखाई देते हैं, मटेरियल हमें क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि एज पर द रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने ये बोला कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं तो बेसिकली ये कैसा मोशन है, तो आंसर है ये एक्सेलरेटेड मोशन है। सर्कुलर मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए फोर्स व्हिच इज वर्किंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एटम। ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या हो रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है एंड इट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। ये एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, रदरफोर्ड ने ऐसा बोला था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन तो एक्सिलरेटेड मोशन में है। आपने 11th क्लास में स्टडी किया होगा, सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सिलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन एक्सिलरेटेड मोशन कहलाता है क्योंकि देयर इज ऑलवेज ए फोर्स और देयर इज ऑलवेज एन एक्सिलरेशन व्हिच इज वर्किंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एटम। ओके, तो अगर ये एक्सिलरेटेड मोशन है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, तो आंसर है कि इलेक्ट्रॉन को करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन। और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन करेगा तो क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो ये कहाँ चला जाएगा, तो आंसर है ये न्यूक्लियस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड मोशन में है और ये अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जा रही है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है तो बेसिकली इसका जो पाथ है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा और जब ये यहाँ आ जाएगा तो और एनर्जी रेडिएट करेगा, फिर पाथ और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन करता जाएगा और इसकी एनर्जी, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होते होते लास्ट में जाकर के ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हम तो देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी एटम्स हैं वो तो हाईली स्टेबल हैं। तो मैक्सवेल ने ये बोला कि सर्कुलर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सीलरेटेड मोशन में, और एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या
रेडिएट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करते हैं। अगर ये चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, लास्ट में जाकर के स्पाइरल पाथ में घूमता हुआ ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एटम्स तो हाईली स्टेबल होते हैं, तो रदरफोर्ड के पास इसका कोई आंसर नहीं था, तो हमने क्या बोल दिया, दिस इज ए लिमिटेशन। तो इसको किसमें काउंट किया जा रहा है, इसको किसमें काउंट किया जाएगा, लिमिटेशन में। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। क्या लिखेंगे, एज पर द क्लासिकल थ्योरी एन एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ then it is in the accelerated motion and it will radiate electromagnetic wave and its energy will start decreasing। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन करना स्टार्ट करता है या करेगा, उस समय पर क्या होगा, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली क्या करता जा रहा है, एनर्जी को रेडिएट करता जा रहा है, और रेडिएट करते करते एनर्जी कम होती जाएगी एंड फाइनली इट विल फॉल टू द न्यूक्लियस। इट विल मूव अलोंग द स्पाइरल पाथ एंड फाइनली फॉल टू द न्यूक्लियस। स्पाइरल पाथ पे मूव करेगा और ये किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक, ये फर्स्ट ड्रॉबैक है इसकी। अब सेकंड ड्रॉबैक के बारे में सुनिए। अब मैक्सवेल ने एक क्वेश्चन और बोला, उन्होंने बोला कि इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए फिर। लेकिन हमने तो इससे पहले पढ़ा था कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, उसमें 4 स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ये रेड कलर की होती है जिसको H अल्फा से लिखा जाता है। दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन इस ग्रीन कलर की होती है, दिस काइंड ऑफ ग्रीन कलर, जिसको H बीटा से लिखा जाता है। तीसरी स्पेक्ट्रल लाइन कौन से कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। तो ये ब्लू कलर की स्पेक्ट्रल लाइन है जिसको किससे लिखा जाता है, H गामा से। और लास्ट जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है वो कौन सी होती है, वो वॉयलेट कलर की होती है। तो ये लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन वॉयलेट कलर की है और इसको हमने किससे लिखा है, H डेल्टा से लिखा है। तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, तो आंसर है लाइन स्पेक्ट्रम। इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम उसको बोलते हैं जिसमें पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर कितने बैंड होंगे, 7 बैंड्स होंगे, 7 कलर्स के बैंड होंगे। सबसे पहला बैंड कौन सा स्टार्ट होगा, रेड कलर का। सबसे पहला बैंड कौन सा स्टार्ट होगा, रेड कलर का। सो हियर रेड कलर, देन ऑरेंज, येलो, इस तरह से ये बैंड चलता जाएगा और लास्ट में जाकर के कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में कौन सा कलर होगा, वॉयलेट कलर होगा। तो इस तरह से ये जो 7 कलर का कंटिन्यूस बैंड बनेगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जिसमें अच्छा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किसका होता है, व्हाइट लाइट का। व्हाइट लाइट के थ्रू हम लोग उसको एक प्रिज्म से पास करते हैं, डिस्पर्शन होता है और जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है लाइन स्पेक्ट्रम, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसको कैसा स्पेक्ट्रम देना चाहिए, उसको तो सारे कलर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी थी, तब उसने जो वेव रेडिएट की वो वॉयलेट कलर की। जब उसके पास हायर एनर्जी है तो वो वॉयलेट कलर की वेव रेडिएट करता है। जब इलेक्ट्रॉन थोड़ी बहुत एनर्जी रेडिएट कर चुका होता है तब वो कौन से कलर की वेव को रेडिएट करता है, तब वो ब्लू कलर की वेव को रेडिएट करेगा। एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा स्पाइरल पाथ पे। और स्पाइरल पाथ पे चलते हुए जब लास्ट में इसके पास बहुत कम एनर्जी बचेगी, तब ये, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, जब कम एनर्जी होगी तब ये रेड कलर की वेव निकालेगा और उसके बाद इंफ्रारेड और उसके बाद और कम वेवलेंथ की लास्ट में जाकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इसका जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए था वो कंटिन्यूस होना चाहिए था, मतलब पहले वॉयलेट कलर फिर ब्लू कलर, वो सारे कलर आने चाहिए थे, लास्ट में रेड कलर भी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो इसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। That atom should emit continuous spectrum. Atom should emit continuous spectrum, but we observe only line spectrum. We observe only line spectrum for atoms. So this is the second drawback. अब इन्हीं ड्रॉबैक्स के बेसिस पे नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में जो जो ड्रॉबैक्स थी, जो कमियां थी, उनको दूर किया और उसके बारे में कुछ नई एक्सप्लेनेशन थी। और ये जो एक्सप्लेनेशन थी ये बेसिकली पोस्टुलेट्स की फॉर्म में थी, हाइपोथेसिस बोल सकते हैं इसको, पोस्टुलेट्स की फॉर्म में थी, मतलब कि कोई प्रूफ नहीं था इसका। हम लोग इसको बोलते हैं थ्योरी विदाउट एनी प्रूफ। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज
बोर्स मॉडल ऑफ एटम। नील्स बोर ने जो ये एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट किया वो किसके फॉर्म में किया? पोस्टुलेट्स की फॉर्म में किया। ओके, ये जो पोस्टुलेट्स थी ये बेसिकली 3 पोस्टुलेट्स थी। सो हियर आई विल राइट 3 पोस्टुलेट्स। अब सबसे पहले पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट पोस्टुलेट किसके बारे में बताती है? फर्स्ट पोस्टुलेट बताती है स्टेबल ऑर्बिट्स के बारे में। स्टेबल ऑर्बिट्स, और यू कैन से दैट स्टेशनरी ऑर्बिट्स, फिक्स्ड ऑर्बिट्स, ये सारी स्टेटमेंट्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। स्टेबल ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट का क्या कंसेप्ट था, इसके बारे में सुनिए। सबसे पहली बात, अभी एक हमने प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो सर्कुलर मोशन तो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या रिलीज करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिलीज करता है। तो नील्स बोर ने इस प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि जो ऑर्बिट्स होती हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं, वो बेसिकली सॉरी जो ऑर्बिट्स होती हैं वो स्टेशनरी होती हैं। अब स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए किसी भी तरह की एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। किसी भी तरह की एनर्जी को क्या नहीं करेगा? रेडिएट नहीं करेगा। तो बेसिकली इनका कहना ये था कि जब एक हाइड्रोजन एटम की हम बात करते हैं तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी को कभी भी रेडिएट नहीं करता। इसके पास जो एनर्जी है वो कैसी एनर्जी होगी? वो फिक्स्ड एनर्जी होगी, फिक्स्ड मोमेंटम होगा। तो जिसके कारण से ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। तो ये जो स्टेबल ऑर्बिट होती है, स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम। स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम। अब स्टेबल ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, that orbit is stable orbit because in that orbit when electron is revolving it will not radiate any kind of electromagnetic radiation। ये किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या नहीं करता? रेडिएट नहीं करता। ओके, अब सेकंड पोस्टुलेट के बारे में सुनिए। सेकंड पोस्टुलेट में इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है जब वो किसी स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस समय पर उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है, तो इस स्टेटमेंट को मैं लिखता हूं, द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus only in those orbits, only in those orbits for which the angular momentum is, for which the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, जहां पे h क्या है? where h is called Planck's constant, और इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अच्छा एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखा जाता है? एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैपिटल एल से लिखते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर आप इसमें दोनों तरफ आर का मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस केस में एम वी आर को, ये पी इंटू आर को क्या लिखा जाता है? एल लिखा जाता है, और एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखते हैं? एम वी आर से लिखते हैं।
तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहता है, उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहता है। कितना रहता है? तो आंसर है डिपेंड करेगा उसके मास पे। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो चेंज नहीं होगा, वो मास फिक्स है। वेलोसिटी चेंज हो सकती है, अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग वेलोसिटी होगी और रेडियस भी चेंज हो सकती है। तो जिस भी ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा वहां पर इसका मोमेंटम क्या होगा? mvr। और ये जो मोमेंटम की जो भी वैल्यू आएगी ये हमेशा किसके मल्टीपल में आएगी? ये हमेशा आएगी nh अपॉन 2 पाई। n इज द इंटीग्रल, n इज द नंबर, और किसके मल्टीपल में आएगी? h अपॉन 2 पाई के। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। तो ये एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट दिया किसने? नील्स बोर ने। और उन्होंने बोला कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब जैसे मान लीजिए, अच्छा n क्या है? n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n यहाँ पर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट के नंबर के बारे में बताता है। अच्छा, अगर n की वैल्यू 1 लिखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 लिखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? फर्स्ट ऑर्बिट में L1 से लिखा जाएगा, इसको Ln लिख देते हैं, nth ऑर्बिट का। nth ऑर्बिट में वेलोसिटी और nth ऑर्बिट की रेडियस। सो एंगुलर मोमेंटम इन द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी 1h अपॉन 2 पाई। 1 क्या लिखें? इसको h अपॉन 2 पाई लिख देते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में कितना होगा? सेकेंड ऑर्बिट में इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा 2h अपॉन 2 पाई। और थर्ड ऑर्बिट में इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा 3h अपॉन 2 पाई। फोर्थ ऑर्बिट में 4h अपॉन 2 पाई। तो बेसिकली ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है किसके? h अपॉन 2 पाई के। तो यही तो यहाँ लिखा गया। n की वैल्यू पुट करनी है बस। n की वैल्यू 1 लिखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का मोमेंटम पता लग जाएगा आपको। n की वैल्यू 2 लिखोगे तो सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका मोमेंटम पता लग जाएगा। तो आप उसके इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये मोमेंटम फिक्स रहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का जो भी मोमेंटम होगा वो ऑर्बिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में आपने देखा कि कितना मोमेंटम है? h अपॉन 2 पाई। तो ये हमारा एक एटम है जिसमें ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इस फर्स्ट ऑर्बिट में मोमेंटम है h अपॉन 2 पाई। सो हियर आई विल राइट h अपॉन 2 पाई। इसके बाद कौन सी ऑर्बिट एग्जिस्ट करती है? इसके बाद सेकेंड ऑर्बिट एग्जिस्ट करती है, और सेकेंड ऑर्बिट में इसका मोमेंटम कितना है? इसका मोमेंटम है 2h अपॉन 2 पाई। इसके बाद कौन सी ऑर्बिट एग्जिस्ट करती है? इसके बाद थर्ड ऑर्बिट एग्जिस्ट करती है, और उस थर्ड ऑर्बिट के अंदर इसका मोमेंटम कितना होगा? थर्ड ऑर्बिट के अंदर इसका एंगुलर मोमेंटम होगा 3h अपॉन 2 पाई। 3h अपॉन 2 पाई। अब ये जो बीच का खाली स्पेस है, ये वाली जो जगह है, इसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा, या सेकंड में रहेगा, या थर्ड में रहेगा। ये बीच में जंगल है, इस जंगल में जाना अलाउड नहीं है। जो आपको रास्ते बना करके दे रखे हैं, सिर्फ उस रास्ते पर ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये इनके एंगुलर मोमेंटम होते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑर्बिट में रहेगा, या इसमें रहेगा, या इसमें रहेगा। तभी तो इनको क्या बोला गया है? स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट्स बोला गया। हाँ, ये जंप जरूर कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, या सेकंड से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में। ये ऐसा जंप जरूर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम लोग थर्ड पोस्टुलेट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जंप भी कर सकते हैं। अच्छा, जंप कब करेगा? जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिलेगी। अपनी एनर्जी खर्च नहीं करेगा ये अपनी एनर्जी खर्च नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, बाहर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, एक फोटोन आया, इसने इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर, फोटोन को जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि ये सेकंड ऑर्बिट में जंप कर सकता है। हो सकता है ये फोटोन इतनी एनर्जी कैरी करके लाया हो कि वो इस इलेक्ट्रॉन को कौन सी ऑर्बिट में जंप करवा दे? थर्ड ऑर्बिट में जंप करवा दे। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जैसे ही बढ़ जाएगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होते ही वो अपनी ऑर्बिट से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, अपने न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा और नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो सकती है। और ये किसके बेसिस पे होगी? तो आंसर है एनर्जी डिफरेंसेस के बेसिस पे इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी डिफरेंस के बारे में। तो थर्ड पोस्टुलेट लिखते हैं। थर्ड पोस्टुलेट है एन इलेक्ट्रॉन माइट कर सकता है मेक ए ट्रांजिशन। इस प्रोसेस को ट्रांजिशन बोला जाता है, जिसको हम लोग जंपिंग बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जाना, तो इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं, स्टेट चेंज कर लेना। एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड या स्टेशनरी या फिक्स्ड ऑर्बिट, वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड
नॉन रेडिएटिंग, कोई रेडिएशन नहीं करता इलेक्ट्रॉन उसमें, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जब वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है तो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है वो। एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू द अनदर of the lower energy, to the another of the lower energy when it does so, जब वो ऐसा करता है, a photon is a particle, which particle? Energy particle, which is carrying some energy. if photon is emitted, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर में, उसमें हमें पता लगेगा कि लाइट एनर्जी को हम लोग फोटोन के तौर पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले तो हम लाइट को एक्सप्लेन करेंगे किसके बेसिस पे, कि लाइट रेज की फॉर्म में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। फिर हम लोग इसको स्टडी करेंगे वेव की फॉर्म में, फिर इसको स्टडी करेंगे लाइट को फोटोन की फॉर्म में, पार्टिकल की फॉर्म में। सो फोटोन इज ए लाइट पार्टिकल, एनर्जी पार्टिकल, एनर्जी पैकेट बोल सकते हो उसको। इफ फोटोन इज एमिटेड हैविंग एनर्जी, इसकी एनर्जी कितनी होगी, जो भी फोटोन यहाँ से रेडिएट होगा इज इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस between the initial and final state, between the initial and final state। और इस एनर्जी को कैसे लिखा जाता है, इस एनर्जी को लिखने का तरीका होता है E इज इक्वल टू E इनिशियल माइनस E फाइनल। ये कौन से ट्रांजिशन के लिए ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला उस ट्रांजिशन के लिए बोला जा रहा है जिसमें वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा। तो जब ये सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो उस समय पे ये क्या करेगा, वाइब्रेशंस करेगा, और उन वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी, जिसको क्या बोला जा रहा है, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस नाम से बोला जा रहा है, इसी एनर्जी को फोटोन के नेम से बोला जा रहा है। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है उस समय पर ये इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर, मान लीजिए यहाँ पर एनर्जी 5 है, यहाँ पर एनर्जी 100 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ से कोई 95 एनर्जी का फोटोन आ रहा होगा, यहाँ से कोई 95 एनर्जी का फोटोन आ रहा होगा, 5 एनर्जी इसके पास थी, 95 एनर्जी इसको मिली, और इस एनर्जी से ये क्या करेगा, इस एनर्जी से ये जंप करेगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आएगा। 5 + 95 100 एनर्जी, और 100 एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, सेकंड ऑर्बिट में। अब ये एनर्जी मेंटेन नहीं हो रही है, या तो आसपास का टेम्परेचर भी इतना हो जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में ही रहे, जैसा कि सन पर जो आपको हाइड्रोजन मिलेगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में होंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं, और जंप करने के बाद वापस फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं आ पाते। वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर मेंटेन है। अगर वो हाई टेम्परेचर पर है तो वो इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली उतनी एनर्जी मिल रही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कंटिन्यूसली उतना ही है, जिसकी वजह से वो हमेशा सेकंड ऑर्बिट में रहता है। लेकिन अगर हम ये प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे करवाते हैं तब तो ऐसा नहीं होगा। आपने जो एनर्जी दी थी वो एनर्जी इसको मिली, उसकी वजह से ये सेकंड ऑर्बिट में जंप किया, लेकिन अब सेकंड ऑर्बिट में रहने के लिए आसपास की सराउंडिंग उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर रही है, इसकी एनर्जी को मतलब मेंटेन नहीं किया जा रहा है। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, ये अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, और ये सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आते हुए ये वाइब्रेशंस करेगा, और इस वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या बोला जा रहा है, फोटोन बोला जा रहा है। इसको फोटोन की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आप ऐसा लिखना चाहें कि रेडिएशन करता है तो वो भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ये जो रेडिएशन कर रहा है ये कितना होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, तो आंसर है एनर्जी लेवल का डिफरेंस देख लो। पहले 95 एनर्जी लेकर के फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जंप किया था, अब यही 95 एनर्जी को ये क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है।
एनर्जी डिफरेंस देखिए कितना है, इनिशियल स्टेट की एनर्जी है 100, फाइनल स्टेट की एनर्जी है 5, तो एनर्जी डिफरेंस कितना है 95, तो 95 एनर्जी का फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा। तो बेसिकली इसने क्या किया, बाहर से ही एनर्जी ली, अपनी एनर्जी खर्च नहीं की है, स्टेबल ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कभी खर्च नहीं करेगा फर्स्ट से सेकंड में, फर्स्ट से थर्ड में जंप करने के लिए, वो तब जंप करेगा जब बाहर से उसको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी, बाहर से उसको एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी किसी भी तरीके से मिल सकती है, हीट एनर्जी से पॉसिबल है, वो एनर्जी हीट एनर्जी से पॉसिबल है, इलेक्ट्रिसिटी से भी पॉसिबल है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक हाई वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन भेजता हूँ, और इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, टोटल एनर्जी सेम रहती है। अब बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाहर से, ये 95 एनर्जी से आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन 5 एनर्जी से घूम रहा है। अब जैसे ही ये 95 एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आकर के इससे कोलाइड करता है, कोलाइड करते ही इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है, और नॉकआउट करते ही ये कौन सी ऑर्बिट में आ जाता है, सेकंड ऑर्बिट में आ जाता है। तो जब एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ही कोलिजन होगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आकर के इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, कोलिजन करने के बाद में इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये सेकंड ऑर्बिट में जंप कर सकता है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये बता सकूं कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी से सेकंड ऑर्बिट में जंप नहीं कर रहा, उसको बाहर से एनर्जी मिल रही है, या तो वो कोई फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर के उससे कोलाइड करेगा। इन दोनों केसेस में उसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी सराउंडिंग से मिल रही है, एनर्जी बाहर से मिल रही है, मिलने के बाद वो सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है, अपनी एनर्जी से सेकंड ऑर्बिट में जंप नहीं कर रहा, या अपनी एनर्जी से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट नहीं कर रहा। अब जो एनर्जी मिली उससे सेकंड ऑर्बिट में जंप किया, अब सेकंड ऑर्बिट में वो अपनी एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पा रहा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये फिर से अंदर की तरफ आता है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रो वाइब्रेशन करता हुआ ईएम वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में रेडिएट कर देते हैं। हाँ जी, क्लियर है सबको ये बात? ओके, अब इसमें आगे की कहानी सुनो। इस एनर्जी को किससे लिखा जाता है, इस एनर्जी को लिखा जाता है एच न्यू से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा एच न्यू का, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट्स। ओके, अब हम लोग आते हैं इसकी कैलकुलेशन पे। इसकी कैलकुलेशन सबसे पहले रेडियस के बारे में बात करते हैं कि एटम की रेडियस को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। रदरफोर्ड की जो कैलकुलेशंस थी उससे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते हैं, लेकिन नील्स बोर ने जो कैलकुलेशंस किए हैं उसके बेसिस पर हम एटम को अच्छे से समझ सकते हैं। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो बताया, जो रदरफोर्ड थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी बताया था कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन नहीं किया था रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने ये भी एक्सप्लेन किया था, जिसको बोहर बरी मॉडल बोला जाता है, आपने पढ़ रखा होगा शायद, उसको बोहर बरी स्कीम बोला जाता है। बोहर और बरी दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, और दोनों ने इसके बारे में लिखा था, और दोनों की जो थ्योरी थी वो मैच कर रही थी। इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बारे में लिखा था, बोहर ने भी, बरी और बोहर दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बारे में बताया था कि कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बाद में इन दोनों की जो थ्योरीज थी उनको कंबाइन कर दिया गया, और क्या नाम दे दिया, बोहर बरी स्कीम दे दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया। एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड होते हैं उसके बारे में लिखा था। So first of all, we will discuss about the electron orbit. और ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसके बेसिस पे, बोहर्स मॉडल के बेस पे, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, ये सारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है नील्स बोर के सेकंड पोस्टुलेट से। सेकंड पोस्टुलेट क्या था, एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई। सो यहाँ लिखेंगे यूजिंग सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट में हमने ये देखा L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ओके, और L की जगह पे क्या लिख सकते हैं, L की जगह पे मैंने आपको बताया था, इसको लिख सकते हैं mvr। और क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट और रेडियस इन nth ऑर्बिट, एंड दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट मल्टीप्लाई बाय H अपॉन 2 पाई। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ये किसकी हेल्प से बनाई, बोर के सेकंड पोस्टुलेट की हेल्प से। इसके बाद में
हम लोग बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। देखो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाने के लिए एक फोर्स भी तो नेसेसरी है ना, बिना फोर्स के तो वो ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स अपनी तरफ हमेशा खींच रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कौन कर रहा है? तो आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। So centripetal force is equal to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो लिखेंगे mv square upon r. This is the formula of centripetal force. Velocity of electron in nth orbit and radius of electron in nth orbit. क्योंकि हर ऑर्बिट में इसकी वेलोसिटी और रेडियस क्या होगी, अलग अलग होगी। और कितना फोर्स काम करेगा? फोर्स को हम लोग कूलॉम्स लॉ के फॉर्मूला से लिख सकते हैं 1/4πε0। न्यूक्लियस में कितना चार्ज है? न्यूक्लियस में चार्ज है Ze। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? E एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये देख लीजिए, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ एटम बोला जाता है। अगर हम फर्स्ट इसकी बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, तो अभी जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ वो इसके बेसिस पे दे रहा हूँ। ये न्यूक्लियस है और फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम ऐसे एटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन किस में हो सकता है? हाइड्रोजन में होता है। दूसरा हीलियम के अंदर हो सकता है। कौन सा हीलियम? He+1। He+1 मतलब न्यूक्लियस तो होगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तो होंगे, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से Li+2। तो इस तरह के जो भी एटम्स हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है फर्स्ट ऑर्बिट में, उसके लिए ये पूरी थ्योरी लिखी गई है। एंड दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एंड स्क्वायर। तो ये हमने कूलम्स लॉ लगाई और यहाँ पे लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको अरेंज करते हैं, अरेंज कर लीजिए, या इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर है वेलोसिटी। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में, ये जो भी आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, क्वांटिटीज दिखाई दे रही है, अगर मैं इस इक्वेशन में से वेलोसिटी को एलिमिनेट कर दूं तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? तो आंसर है रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम इस पूरी इक्वेशन में से किसको एलिमिनेट कर दें, वेलोसिटी को एलिमिनेट कर दें,